जब समंदर के पुराने रास्ते बारूदी सुरंगों और ड्रोन हमलों से भर जाएं, तो दुनिया नए किनारों की तलाश करती है। एक तरफ होर्मुज का लॉक है, तो दूसरी तरफ रूस का आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट। लेकिन क्या भारत के लिए ये विकल्प उतने ही आसान हैं जितने नक्शे पर नजर आते हैं? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात उस व्यापारिक घेराबंदी की जिसने भारत की सालों की मेहनत और 80,000 करोड़ रुपए के निवेश को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां रास्ता सिर्फ युद्ध या भारी आर्थिक नुकसान से होकर गुजरता है। हम बात कर रहे हैं उस वैश्विक व्यापारिक घेराबंदी की जिसने भारत की कनेक्टिविटी एम्बिशन यानी वैश्विक संपर्क की महत्वाकांक्षाओं को हिलाकर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग ने न सिर्फ होर्मुज को बंद किया है बल्कि उन रास्तों को भी रोक दिया है जिन्हें भारत अपना भविष्य मान रहा था। चाहे वो सऊदी अरब के रास्ते यूरोप जाने वाला IMEC हो या रूस जाने वाला INSTC, ईरान की हर हरकत भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है। क्या भारत इस होर्मुज लॉजैम यानी इस गतिरोध से निकलने का कोई रास्ता तलाश पाएगा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त पूरी दुनिया को कांटों पर नचा रही है। ईरान ने इस बेहद अहम चोक पॉइंट पर एक बार फिर नाकेबंदी कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे भारतीय टैंकरों पर भी ईरानी सेना द्वारा गोलीबारी की खबरें आई थी। ईरान और अमेरिका के बीच का नाजुक सीज फायर समझौता अब 22 अप्रैल से 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। और सवाल यह है कि अगर बातचीत पूरी तरह नाकाम रही तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक रास्तों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। होर्मुज बंद है, बाब अल मंडेब समुद्री लुटेरों की गिरफ्त में है और लाल सागर ड्रोन और बारूदी सुरंगों के साए में है। दुनिया अब समुद्री रास्तों के बजाय जमीन आधारित गलियारों और फ्रेंड शोरिंग की तरफ बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में रूस और चीन ने मिलकर एक नया गेम खेला है, नॉर्दर्न सी रूट यानी NSR। यूरेशियन टाइम्स के एक विश्लेषण के मुताबिक रूस आर्कटिक बंदरगाहों के जरिए प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है। ये रास्ता स्वेज नहर के मुकाबले शंघाई से रोटरडैम की दूरी को 2800 समुद्री मील कम कर देता है। जहां टोक्यो से हैम्बर्ग जाने में स्वेज के रास्ते 48 दिन लगते हैं, वहीं NSR के जरिए ये दूरी सिर्फ 35 दिन में तय की जा सकती है। भारत के लिए भी ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए रूस के साथ गहरे सहयोग की जरूरत होगी जो मौजूदा भू राजनीति में शायद पेचीदा हो। 2013 से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए पारंपरिक समुद्री चोक पॉइंट्स जैसे मलक्का जलडमरू मध्य से बचने के रास्ते बना रहा है। चीन ने 140 से ज्यादा देशों में रेल और पाइपलाइन का जाल बिछाया है। हालांकि इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है, लेकिन चीन यूरोप रेल फ्रेट कॉरिडोर आज हकीकत है, जो 10 से 18 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वैल्यू कार्गो को चीन से वारसा और डुइसबर्ग तक पहुंचा रहा है। इसी तरह तुर्की इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट भी उभर रहा है, जो फारस की खाड़ी को सीधे यूरोप से जोड़ने का सपना देख रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके 2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में घोषित IMEC को भारत, अमेरिका और सऊदी अरब का मास्टर स्ट्रोक माना गया था, लेकिन होर्मुज में अस्थिरता का मतलब है कि भारतीय बंदरगाहों से UAE के जबेल अली और फुजैरा बंदरगाहों तक पहुंचने वाला रास्ता ही असुरक्षित हो गया है। विश्लेषक M जमशेद का तर्क है कि हालांकि फुजैरा एक विकल्प हो सकता है क्योंकि ये
ओमान की खाड़ी में है, लेकिन वहां से सऊदी सीमा तक 300 किलोमीटर का रेल लिंक अब भी गायब है। बिना क्षेत्रीय स्थिरता के IMEC का नॉर्दर्न कॉरिडोर शुरू होना नामुमकिन लगता है। दूसरी तरफ INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो भारत को ईरान के रास्ते रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा रास्ता पारंपरिक स्वेज रूट से 30% सस्ता और 40% छोटा है, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या खुद ईरान है। INSTC में ईरान का किरदार केंद्रीय है, लेकिन फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ युद्धरत है। बुनियादी ढांचे की कमी, वित्तीय सीमाएं और प्रतिबंधों का बढ़ता जोखिम इस प्रोजेक्ट की राह में बड़े पत्थर बन गए हैं। रक्षा विश्लेषक एलेक्स फ्लिटसास का कहना है कि ईरान इसे एक अस्तित्व का खतरा मानता है, इसलिए वो अपनी 70% सेना गंवाकर भी इस रास्ते पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम स्थिरता का विरोधाभास है। जहां एक तरफ हमने ईरान के चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाहों में भारी निवेश किया है, वहीं दूसरी तरफ वो पूरा क्षेत्र आज युद्ध की आग में झुलस रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कॉरिडोर बना देना काफी नहीं है, बल्कि भारत को एक ऐसी स्वतंत्र समुद्री सुरक्षा रणनीति की जरूरत है जो किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर ना हो। अगर भारत को अपनी कनेक्टिविटी एम्बिशन को जिंदा रखना है तो उसे ओमान के बंदरगाहों या अफ्रीकी तटों के माध्यम से नए डिटूर विकल्पों पर विचार करना होगा, जो होर्मुज के चेक पॉइंट से भौगोलिक रूप से दूर हों। ये समय भारत के लिए अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति की असली परीक्षा का है। होर्मुज का यह संकट पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और एक क्षेत्रीय महाशक्ति ईरान टकराते हैं तो उसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भरोसे यानी ट्रस्ट पर पड़ता है। ट्रिप रूट जैसे अमेरिकी समर्थित प्रोजेक्ट्स एक नई शुरुआत की कोशिश तो हैं, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए अब व्यापारिक गलियारे बनाना एक बड़ा जोखिम भरा दांव बन गया है। अगर ईरान की अस्थिरता लंबी खिंचती है तो भारत को अपनी पूरी विदेश नीति और सप्लाई चेन के ढांचे को दोबारा रिकैलिब्रेट करना पड़ सकता है, जहां भविष्य में किसी भी कॉरिडोर की सफलता उसकी भौतिक सुरक्षा से तय होगी, न कि सिर्फ आर्थिक फायदों से। आज की हकीकत यह है कि जियोपॉलिटिक्स ने जियो इकोनॉमिक्स को पीछे छोड़ दिया है। भारत के व्यापारिक गलियारे शांति और स्थिरता की बुनियाद पर टिके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की आग ने उस बुनियाद को ही दहला दिया है। क्या भारत चाबहार और फुजैरा जैसे वैकल्पिक रास्तों से होर्मुज के जाल को काट पाएगा, या हमें व्यापार के नए रास्तों के लिए और लंबा इंतजार करना होगा? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।